तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई ओवर क्यू, एफ ओवर क्यू। ठीक है, देखो होता क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पर जितना फोर्स लग रहा है यूनिट चार्ज पर, उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मतलब उस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी है, एफ क्यू से दिखाते हैं। एफ का मात्र क्या हो गया, एफ का यूनिट है न्यूटन पर क्यू का कूलाम। ठीक है, यूनिट सीधा लिख देना, टू द पॉइंट आंसर है, इसमें कुछ घुमाना फिराना नहीं है। अगला देखो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 इंटू, ये पी की वैल्यू दी है उसने, 2 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। एक मिनट, फिर से पढ़ो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये सेंटीमीटर नहीं, ये कुलाम मीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, इसको ठीक से लिखना, कुलाम मीटर, बीच में डैश लगा लेना है यहाँ। कुलाम मीटर इज केप्ट इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, नेट फ्लक्स बताना है। नेट फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से आने वाला फ्लक्स और नेगेटिव चार्ज से आने वाला फ्लक्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से सेम सेम आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना, देखो कुछ भी, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस डाइपोल हैव टू इक्वल एंड opposite charges, opposite charges, so that it have positive and negative, positive and negative flux in same quantity। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा, सेम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, हेंस द टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी जीरो, थ्रू द सरफेस विल बी जीरो। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सेम चार्ज वो होगा ना उस पर, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफेराड ऑन चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखो, पहले एनर्जी निकाल लो, बाद में एनर्जी निकाल लो, चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे हम एनर्जी का फॉर्मूला, देखो सी दिया है और बी दिया है, तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला उसका, सिंपल। ठीक है, सी तो कॉन्स्टेंट है, सिंपल है ना। तो देखो क्या, चेंज इन एनर्जी को दिखाएंगे डेल्टा यू से, डेल्टा यू, और ये क्या होगा, हाफ सी। अच्छा, पहले कितना था, देखो पहले वोल्टेज 10 था, बाद में 20 हो गया, तो बढ़ रही है ना एनर्जी, तो हाफ वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वी वन स्क्वायर, यानी ये बाद वाली एनर्जी, ये पहले वाली एनर्जी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वेट, इंक्रीज इन एनर्जी तो निकालना है। हाँ ठीक है, बाद वाली एनर्जी से पहले वाली एनर्जी घटा दो, इसमें भी हाफ सी कॉमन आ रहा है, तो हाफ सी कॉमन निकाल लो, हाफ सी कॉमन निकाल लो, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हाफ सी की जगह क्या था, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड। चलो जी, एंड वी टू स्क्वायर, वी टू कितना था, 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 300, 300 का और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा ये। ठीक है, और ये जूल नहीं आएगा, अभी आएगा माइक्रो जूल। क्या आएगा, माइक्रो जूल। ठीक है, जूल में चेंज करना है, ठीक है हो जाएगा जूल में भी चेंज। 2 जीरो तो यहाँ से जाएंगे, बाकी यहाँ क्या आता है, 10 की पावर -6 आता है ना माइक्रो में, 2 जीरो यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो 10 की पावर -4 बचेगा, 9 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, बस ये बचेगा, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ। देखो ओमिक रेजिस्टेंस बेसिकली वो होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ओम्स का लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, R क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होना चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी लीनियरली बढ़ना चाहिए ये। ठीक है, 1 पावर दिख रही है, R I की पावर 1 V की पावर 1, तो लीनियरली बढ़ना चाहिए। तो लीनियर ग्राफ जहां पर आता है V और I में ओमिक, और जहां लीनियर ग्राफ नहीं आता, कर्व हो जाता है, वो नॉन ओमिक। लिखेंगे कैसे इसको, देखो सिंपल,
materials that obeys Ohm's law which states that the current passing through a conductor is directly proportional to the voltage applied are called ohmic materials. ठीक है, जो फॉलो करते हैं. ohmic materials are also known as linear conductor. linear conductor बताया ना, V और I की पावर 1 है तो linear ग्राफ बनता है उसमें. ठीक है, because their resistance remains constant regardless of the voltage और current. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बन एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस. कार्बन और मेटल जो हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, घरों में वायर्स वगैरह होते हैं वो भी. ठीक है, चलो जी. नॉन ओमिक जो फॉलो नहीं करते, मटेरियल्स दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ऑल्सो नोन एज नॉन लीनियर कंडक्टर. उसका ठीक ऑपोजिट लिख दो बस, नॉन लीनियर कंडक्टर्स. देयर रेजिस्टेंस वेरीज विद चेंज इन वोल्टेज और करंट. यहाँ पर रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, रेजिस्टेंस बदलता है, उसी वजह से वो लीनियर नहीं रहता, क्योंकि वोल्टेज और करंट तो हम वही लगाएंगे, फिर भी लीनियर नहीं, मतलब तीसरी चीज बदल रही है वहां पर. ठीक है, इंसेंडेंट लाइट बल्ब्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस आर एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक मटेरियल्स. ये आप लिख लेंगे एज इट इज. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन विच फैक्टर्स डज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस किस पर डिपेंड करती है. सबसे पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ क्या वाइब्रेट करते हैं साइमल्टेनियसली, 90 डिग्री पर वाइब्रेट करते हैं तो क्या बनती है, जरूरी नहीं 90 डिग्री, किसी भी एंगल पर वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है. तो व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली देन ए वेव प्रोड्यूस्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता था C = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेशन भी होता है. ठीक है, अगर ये है स्पेस के लिए, अगर वैक्यूम के लिए अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो म्यू एप्सिलॉन रह जाता है और ये रह जाता है V. C नहीं होता, ये रह जाता है वेलोसिटी नॉर्मल. ठीक है, मीडियम के अंदर वेलोसिटी, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिएबिलिटी. तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना. द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. ये केवल स्पेस वैक्यूम की बात नहीं कर रहा, हर जगह. ठीक है ना, जनरल बात कर रहा है. अगर स्पेस की बात करोगे तो μ0 और एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है बस, लेकिन वो तो कांस्टेंट होता है. चलो इतना लिखना है, बात खत्म. व्हाट इज साइक्लोट्रॉन स्टेट्स इट्स 2 लिमिटेशंस. देखो साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसको बोलते हैं पार्टिकल एक्सिलरेटर. ठीक है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, पार्टिकल को एक्सिलरेट कराते हैं. क्या है ए साइक्लोट्रॉन इज ए पार्टिकल एक्सिलरेटर दैट प्रोपेल्स चार्ज पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ. ठीक है, एक डी शेप के दो सर्कुलर, मतलब डी शेप के दो शेप होते हैं, उनको मिला के एक सर्कुलर शेप बनाया जाता है, बीच में पार्टिकल लगा जाता है, पार्टिकल को घुमाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, देयर आर सम लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, दो पूछी हैं, कई सारी लिखे. देखो साइक्लोट्रॉन कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव ए वेरी स्मॉल मास. ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, F = ma पर डिपेंड करता है. ma इस तरीके से चलता है ना ये. ठीक है, एक्सेलरेशन अगर हम इस पर मास फोर्स लगाएंगे भी, इसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा कम है. मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा. ठीक है ना, तो उतना लगा नहीं पाता, तो बहुत कम मास होने की वजह से उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता. चलो जी. सो ए स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी कॉज देम टू मूव वेरी फास्ट. ठीक है, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रल क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, तभी तो उसको एक्सेलरेट करेगा. वो QVB पढ़ा होगा फॉर्मूला, QVB. फोर्स ही नहीं लगा पाएगा उस पर वो जब तक चार्ज नहीं होगा. ठीक है, देखो इस पर चार्ज है लेकिन इसका मास कम है, इस पर मास भले ही हो लेकिन इसका चार्ज नहीं है. ठीक है, दोनों चीज चाहिए, हेवी मास होना चाहिए, हेवी चार्ज होना चाहिए. ठीक है, आगे देखो ए साइक्लोट्रॉन कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल ऑफ रिलेटिवली लार्ज मासेस सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल. इनमें मास बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, साइक्लोट्रॉन तो ये तो लिमिटेशन में नहीं आया, इसको अलग रखना. ठीक है, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद ए लार्ज मास ड्यू टू देयर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट. यानी एक्सेलरेट कर सकता, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको भी नहीं कर सकता वो. ठीक है, चलो जी. और क्यों नहीं कर सकता, इसका रीजन है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट. लिख देना है सीधा. अब क्या बचा, बस इतना काफ़ी है इसमें. ठीक है ना, 4 हैं ये, 2 कोई से भी लिख देना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है. डिफाइन 2 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ. होते कितने, 3 होते हैं, 2 पूछे हैं. ठीक है, मैं तीनों बता देता हूँ. देखो पहली बात तो होते क्या है, क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ की किसी भी लोकेशन पे जाओ,
तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए अर्थ का, उन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। ठीक है, हमने लिख दिया। क्या क्या है? पहला है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। होता क्या है? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ऐसे अर्थ है। ये जियोग्राफिक एक्सिस मान लो, ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, कुछ डिग्री का इसमें एंगल होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, चलो जी। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। वो होता है कि एंगल बिटवीन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल, या फिर कहो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन निकल रही है वो हॉरिजॉन्टल से जितना, जिस पॉइंट पर जितने एंगल पर, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगल पर होगी। ठीक है, जितने एंगल पर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, चलो जी। कहां पर? अब देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दो कंपोनेंट हो गए। देखो मान लो यहाँ है तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रहा होगा, तो एक तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला काम आता है, ऊपर वाला काम नहीं आता। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट काम आते हैं। 3 में से 2 पूछें, 2 कोई से भी लिख देना, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एडी करंट्स, राइट डाउन इट्स यूटिलिटीज। एडी करंट्स देखो सिंपल, एक फोकल्ट थे, इनका नाम था फोकल्ट। 1895 की बात है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक मेटल ऑफ पीस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। ठीक है, तो दैट व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, और मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट इट कॉज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, then the entire volume of the metal loops of induced current are formed, which oppose the movement of the metal piece or the flux change। यानी सेम वही काम हो रहा है जो लेंज लो बोलता है, कि किसी चीज को, किसी मैग्नेट को हम किसी जगह घुमाते हैं या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करता है। सेम यही काम हो रहा है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है सब कुछ। ठीक है, उससे ही करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, दीज करंट लूप्स आर swirling लाइक द व्हर्लपूल करंट जनरेटेड इन वाटर, इसलिए उनको एडी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज करंट कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट द पीस ऑफ मेटल कैन हीट अप टू द रेड हॉट। अब फर्क क्या है? देखो, जो जनरल हम करंट पढ़ते हैं, इंड्यूस्ड करंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो सरफेस पे रहता है मेटल की, जिससे हमारी जितने भी अप्लायंसेस चल रहे हैं। ठीक है, एडी करंट्स होता है सरफेस के साथ साथ पूरे वॉल्यूम के अंदर। तो सरफेस वाले करंट से तो हमारा ये काम हो गया, लेकिन वॉल्यूम के अंदर जो करंट है और वो बने हुए लूप में, इस तरीके से वो घूमते रहते हैं लूप में। ठीक है, तो वो बाहर किसी काम नहीं आ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर घूमे जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? घूमते घूमते एनर्जी लॉस कर रहे हैं। एनर्जी लॉस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। पावर, ये एनर्जी होता क्या है? I²RT, यही तो होता है। करंट पर तो डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस पर और करंट पर, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करते हैं वहाँ पर। उससे क्या होता है? मेटल हीट हो जाता है। तो वो इसको चलाने, अप्लायंसेस चलाने का काम नहीं आता, सिर्फ उसको मेटल को हीट करने का काम आता है। तो जहाँ पर मेटल हीट करने की जरूरत पड़ती है, एडी करंट के बना लेते हैं, नहीं पड़ती तो उसको घटाने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर लिखना। द इंड्यूस्ड करंट वी लर्न आर, मतलब इसको समझ लेना, लर्न आर इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बट एडी करंट्स आर द करंट इंड्यूस्ड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, स्पेशली वी मीन इट बाय द इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हम जो एडी करंट्स की बात करते हैं वो इनर पार्ट वाले करंट की बात करते हैं। आउटर सरफेस पर तो ठीक है, उसको मान लिया हमने करंट है, लेकिन इनर पार्ट वाला करंट, आउटर सरफेस पर तो हमारा अप्लायंसेस का काम आ रहा है, इनर पार्ट वाला नहीं आता, उसको हम एडी करंट्स बोलते हैं। उसी से मेटल गर्म होता है। ठीक है, तो एज इट इज लिख दोगे। और क्या पूछा था इसमें? यूटिलिटीज पूछी है। ठीक है, देखो 2 पूछी है, 3-4 लिखी हुई मैंने। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। ठीक है, ट्रेन वगैरह में ब्रेक लगाने का काम आता है। कैसे काम करता है? व्हेन ए कंडक्टिव मेटल शीट्स पासेस ए स्टेशनरी मैग्नेट, एडी करंट्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द शीट। सरफेस पर, मतलब वॉल्यूम में भी रहेगा, सरफेस पे भी रहेगा। ठीक है, द मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड एंड द एडी करंट्स लोअर्स द व्हील। वही क्या लगाएगा? लेंज लो काम करेगा यहाँ पर, उसको रोकेगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है? इंडक्शन हीटिंग, वही मेटल को गर्म कर दो, इंडक्शन से हीट हो जाएगा। ठीक है ना। एडी करंट्स आर यूज्ड इन अप्लायंसेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू क्विकली एंड एफिशिएंटली हीट मेटल्स। फॉर एग्जांपल, इन इंडक्शन स्टोव्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वॉल आउटलेट टू ए मेटल पॉट थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। ये आपने कई जगह देखा भी होगा। ठीक है ना। एक कोयल बनाते हैं, कोयल के बीच में कोई भी रोड वगैरह रखते हैं, वो हीट हो जाती है। कई बार यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं इनकी। ठीक है, चलो इंडक्शन हीटिंग में काम आ गया। दूसरा देखो,
एडी करंट टेस्टिंग में काम आता है। एडी करंट टेस्टिंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड दैट यूजेस एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर कोइल टू जनरेट एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दूसरा है डैम्पिंग के काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। व्हेन एन एडी करंट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ए कंडक्टिव या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस ए डैम्पिंग फोर्स विच रिड्यूसेस मोशन। बिल्कुल यही काम ये वाला ब्रेकिंग वाला, ठीक है ना, डैम्पिंग से ही होता है ये। चलो जी, ये हो गया। कॉपी इसको लिखना है एज इट इज, ठीक है। अब देखो, राइट डाउन एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर एनर्जी लॉस कितने तरीके से होता है ये बताना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होता है जो कॉइल बनाई हुई है उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है, ठीक है। दिस लॉस अकर्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इन द ट्रांसफॉर्मर्स वाइंडिंग, ठीक है। इट कैन बी, अच्छा इसको घटाते कैसे, कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। हमको क्या घटाना है, इसको घटाना है रेजिस्टेंस की वजह से। तो रेजिस्टेंस घटा दो, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एरिया बढ़ा दो, रेजिस्टेंस अपने आप घट जाएगा, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वायर को मोटा वायर इस्तेमाल करो, रेजिस्टेंस अपने आप घटेगा, ठीक है। दूसरा है हिस्ट्रेसिस लॉस, ठीक है। हिस्ट्रेसिस लॉस, दिस लॉस अगर ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। होता क्या है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर बीच में कोर होता है लोहे का, उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो लोहे का जो कोर होता है लगातार मैग्नेटाइज होता है, फिर तुरंत डीमैग्नेटाइज होता है, तो बार बार होता रहता है वो। उसमें भी क्या होता है, बहुत सारा लॉस होता है एनर्जी का, क्योंकि जब मैग्नेटाइज करके वापस डीमैग्नेटाइज करते हो तो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता, कुछ उसमें मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, ठीक है। दिस लॉस अकर्स ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स फॉर द कोर, ठीक है। यानी जो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हार्ड आयरन इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की क्या खास बात होगी, वो जल्दी से मतलब हार्ड आयरन के मुकाबले तेजी से डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है, अच्छे से। दूसरा आ गया एडी करंट्स। अब देखो, आयरन है वहां पर, ठीक है, मेटल है, तो एडी करंट्स वहां भी जनरेट होंगे, और एडी करंट्स क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर टी से हीट लॉस करेंगे, हीट के फॉर्म में लॉस करेंगे एनर्जी। दिस लॉस अकर्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट दैट फ्लो इन द ट्रांसफॉर्मर्स कोर मटेरियल। इसको घटाने का तरीका क्या है, इसको घटाने का सिंपल तरीका क्या है, एडी करंट्स को अगर घटाना है तो एडी करंट्स की इंटेंसिटी कम करो, उसके लिए रेजिस्टेंस बढ़ा दो। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट को घटा देगा वो, ठीक है। कैसे पता चलेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से R इज इक्वल, आई किस पर डिपेंड कर रहा है, V अपॉन आर। V तो हमने बाहर से फिक्स रखा हुआ है, वोल्टेज तो हम फिक्स ही दे रहे हैं ना, 250 वोल्ट या 2500 वोल्ट, वो तो फिक्स दे रहे हैं, तो करंट भी फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो करंट घट जाएगा, वो एडी करंट वाली बात, ठीक है ना। वो करंट, अच्छा रेजिस्टेंस घटाएंगे कैसे, कोर को जो एलिमेंट है, जो कोर है, उसको एक ठोस लोहे के फॉर्म में नहीं बनाना, उसको पतली पतली शीट के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका रास्ता बड़ा हो जाता है। रास्ता ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इससे रेजिस्टेंस बढ़ गया तो अपने आप ही घट जाएगा करंट, ठीक है। दूसरा है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज में क्या होता है, जितना फ्लक्स एक कोइल से जनरेट होता है पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी कोइल को नहीं पहुंच पाता, थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि हवा में ही तो पास हो रहा है वो कोई किसी चीज से बाउंड नहीं होता वो, ठीक है। वो तो वेव्स हैं, वो तो साइड में को निकल जाएंगे कहीं से भी, उसी को बोलते हैं लीकेज। दिस लॉस अकर्स व्हेन नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स जनरेटेड बाय द प्राइमरी साइड इज लिंकेज टू द सेकेंडरी साइड, ये सेकेंडरी कोइल। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द वाइंडिंग कोइल वन ओवर टू द अदर। इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, कोइल को जितना पास करो उतना, जितना पास करोगे उतना ज्यादा फ्लक्स अच्छे से पास होगा, जितना दूर रखोगे उतना ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। चलो जी, ये 4 पॉइंट हो गए, और भी है कुछ नहीं, बस 4 पॉइंट है, 4 के 4 लिख लो, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताना है। पोलराइजेशन में होता क्या बेसिकली, देखो सिंपल, in a normal light wave the vibration of the electric vector occurs symmetrically in every direction in the plane perpendicular to the motion of the wave। लाइट वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर्स। और वो होता है इस तरीके से, चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन में ऐसे, मतलब वेव इधर आ रही है या अंदर की तरफ जा रही है, वेक्टर्स ऐसे रहेंगे सब, ठीक है, चारों तरफ बराबर मतलब बिखरे रहेंगे 2 डायमेंशन में। अब होता क्या है, इसके सामने कोई ऐसा क्रिस्टल रख दो जिससे केवल ये पास हो सकती है, वो सारी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। या फिर ऐसा समझो, ये क्रिस्टल रख दे जो इस तरीके का दिखता है, तो इधर से आने वाली सारी ब्लॉक कर देगा, केवल वो पास होगी जो इसकी सीध में आ रही होगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। क्या कहता है, व्हेन ए लाइट वेव इज कास्ट ऑन ए टूरमेलिन, इसको बोलते हैं टूरमेलिन क्रिस्टल,
ओनली दोज वाइब्रेशन ऑफ द लाइट वेव कम आउट विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, जो इसके पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, द रेस्ट ऑफ द वाइब्रेशंस आर स्टॉप्ड बाय द क्रिस्टल, ठीक है। दस आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द क्रिस्टल द वाइब्रेशंस ऑफ द लाइट वेव अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, ठीक है, नॉट सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन एज बिफोर, ठीक है ना, यानी जैसे बिखरी हुई आ रही थी ना चारों तरफ, अब केवल एक एक लाइन ही पास हो रही है, बाकी सब ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो सच ए वेव इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड वेव एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सिंपल, एज इट इज लिखोगे, बात खत्म। चलो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिटिकल एंगल और नेसेसरी कंडीशन। क्रिटिकल एंगल होता क्या है बेसिकली, देखो हम जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन के अंदर इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल भी या तो बढ़ता जाता है वो लगातार, ठीक है। उसके बढ़ने से एक टाइम ऐसा आता है कि वो हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ही वो 90 डिग्री हो जाएगा, हम इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो क्या, वेल लाइट, अच्छा दूसरी चीज, इसकी एक कंडीशन भी है, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है, वरना अगर हम क्रिटिकल एंगल बढ़ाएंगे तो वो घटेगा उधर, ठीक है। देखो नहीं, तब भी बढ़ेगा पर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगा वो, ठीक है। वेन लाइट एंटर्स इन अ रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड वी इंक्रीज इंसिडेंट एंगल continuously, then at a moment refractive angle reaches 90 degree. In this situation, when refractive angle becomes 90, इंसिडेंट एंगल I is called critical angle, उसको डिनोट करते हैं C से, ठीक है। कंडीशन क्या है, देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, क्या है, लाइट शुड बी एंटरिंग इन रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है। कैसे है, एक बार इमेज से समझ लो, ये रहा मीडियम, ये रहा नॉर्मल, ठीक है, और ये रही लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे पास होना चाहिए लाइट को, लेकिन अगर देखो रेयर से डेंसर में जाएगी ये, ठीक है, नीचे वाला डेंसर है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, इसको मैं ऐसे भी करूंगा तो नॉर्मल से हल्की सी दूर हटेगी, लेकिन उधर नहीं पहुंच पाएगी पूरी, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी ले आऊंगा तब भी ये ऐसे ही जाएगी बेंड होकर हल्की सी, बिल्कुल उधर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रेयर से डेंसर में जाने में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो ये क्या होती है, ये ऐसे आ रही है लेकिन ऐसे पहुंच जाएगी, दूर हटेगी, ठीक है, फिर ऐसे नॉर्मल से दूर हटेगी। इसको मैं नीचे करूंगा तो ये दूर हटते हटते इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। उस कंडीशन में जैसे ये 90 डिग्री होगा, इसको क्या बोलेंगे, आई को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। कॉपी करो, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड ऑन एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई। चलो n क्या है, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 19, और E की वैल्यू हमको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1.6 कूलाम, ठीक है, लिख लो, ये सही है, 2 मार्क्स में 2 लाइन बस, कॉपी करो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से तो कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में डायरेक्ट लिखे हुए, एक साइड ये लिख दिया, एक साइड। पी टाइप में क्या होती है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होती है, इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, ठीक है। ट्राईवेलेंट मतलब इसमें बाहर से जो इंप्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें मिलेंगे पी टाइप में, और 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा पास क्या था, सेमीकंडक्टर था, उसका बचा रह जाएगा, उसकी जगह होल आएगा, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए। इसमें पेंटावेलेंट है तो इसमें जो इंप्योरिटी है उसका 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बचा रह जाएगा, तो उसको एन टाइप बोला हमने। इंप्योरिटीज एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स, एक्सेप्टर क्यों बोला, सॉरी देखो, दीज इंप्योरिटीज एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर, क्योंकि ये बाहर से एक्सेप्ट कर रहे हैं किसको, जो इस बाहर वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर में, उसके 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, ठीक है। चलो जी, इसको बोलते हैं डोनर, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से इंप्योरिटी में, और 4 इलेक्ट्रॉन को देते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। इनका 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, इसको बोलते हैं डोनर। इस वजह से इसमें होल्स मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर है तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, बहुत ना के बराबर।
इसमें होल्स ना के बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल कम होते हैं, ठीक है ना। बस इतना सा डिफरेंस है, कॉपी करो। राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ शंट। अच्छा देखो, शंट के 2-3 यूजेस हैं। सबसे पहले शंट होता क्या है? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच अप्लाइड इन पैरेलल टू क्रिएट ए लो रेजिस्टेंस पार्ट टू सेव द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। जब हम गैल्वेनोमीटर से कोई एमीटर वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसके पैरेलल उसका रेजिस्टेंस हमको कम करना होता है, तो हम रेजिस्टेंस कम करने के लिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। पैरेलल में जितना कम रेजिस्टेंस लगाओ, पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस उतना कम हो जाता है, ठीक है। तो उतना कम रेजिस्टेंस हो गया, वो उसी को हम शंट बोलते हैं। इसके यूजेस क्या है? 2 पूछे मैं 3 लिखे हुए हैं। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एज फिल्टर्स, फिल्टर की तरह यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है उसको साइड कर देता है, ठीक है। रिडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज टू द ग्राउंड, साइड का मतलब ग्राउंड में भेज देता है, ठीक है। दूसरा यूज हाई करंट मेजर करने के लिए। हाई करंट कैसे मेजर करेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस को कम कर देता है, तो कितना ही हाई करंट पास कर लो, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम हाई वोल्टेजेस। वही चीज है, दोनों सेम चीजें वैसे ही, ठीक है। हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि हाई करंट पास होने देगा, रेजिस्टेंस कम होगा इसका, ठीक है। चलो जी, कॉपी करो इसको। व्हाट इज वॉटलेस करंट? वॉटलेस करंट सिंपल, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी लॉस हमने क्या पढ़ा है? डीसी में आता है P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज और करंट है तो पावर मिलेगी, या फिर वर्क या हीट। एनर्जी लॉस बता रहे हैं ना, एनर्जी लॉस क्या होता है? VIT का मल्टीप्लाई कर दो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट में देखो, इफ द अल्टरनेटिंग सर्किट्स हैज ओनली इंडक्टेंस। अच्छा, इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। देखो होता क्या है? ओहो, ये पूरा नहीं लिखा हुआ। देखो इसको लिखना VRMS IRMS cos phi इज इक्वल टू P, ठीक है। ये अच्छा, ये इधर उधर हो गया, इसको ठीक कर लेना। ये P इज इक्वल टू है यहाँ पर, ठीक है ना। P जो है वो यहाँ पर था। चलो जी, ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VRMS करंट फिर IRMS। लेकिन एक फालतू चीज आती है, वो होती है कोस फाई। वहां पर कोस फाई नहीं होता डीसी में, ठीक है। कोस फाई, अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री कर दें तो पावर लॉस क्या हो गया? ऑलमोस्ट जीरो, मतलब पूरा ही जीरो हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो देखो, हमें ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें फाई 90 डिग्री होता हो। किस में होता है? देखो, इफ द अल्टरनेटिंग करंट हैज ओनली इंडक्टेंस L या ओनली कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया? 0, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। या केवल इंडक्टेंस या केवल कैपेसिटेंस होता है तो फेज डिफरेंस याद करो 90 डिग्री आता था। उस कंडीशन में फाई 90 होगा, फाई 90 होती पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी इन दोनों वाले सर्किट में पावर लॉस नहीं होती, कितना ही चलाओ पावर एज इट इज चलती रहती। जितनी जितनी पावर दे रहे हो उतनी पावर आगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। चलो जी, लेकिन एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। क्यों? रेजिस्टेंस 0 कभी नहीं हो सकता, आ ही जाता है कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 90 नहीं होता, लेकिन 90 से थोड़ा कम रह जाता है। चलो जी, दस, इफ द अल्टरनेटिंग सर्किट हैज ओनली इंडक्टेंस और ओनली कैपेसिटेंस, then alternating current flows in the circuit but the average power loss remains 0, i.e. there is no energy loss in the circuit. This current of the circuit is called the wattless current, ठीक है। यानी L सर्किट में या C सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको हम वोल्टलेस करंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा, ठीक है। पर वो सिर्फ हाइपोथेटिकल हो गया, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकली कंप्लीटली आइडियल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत तो रहता ही है। चलो कॉपी करो इसको और उसको ठीक कर लेना। ये RMS भी छोटा लिखना है, इसको RMS को सब स्क्रिप्ट बना देना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिर है LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, और इसके 2 एप्लीकेशन। लाइट एमिटिंग डायोड होती क्या है? देखो, जो हमने जंक्शन डायोड पढ़ी है ना, PN जंक्शन डायोड, उसमें डोपिंग की जाती है। अगर हम उसको लाइट एमिटिंग डायोड ही है, लेकिन डोपिंग बहुत हाई होती है इसमें, ठीक है ना, हाईली डोप्ड बोलते हैं इसको। तो दिस इज ए PN जंक्शन डायोड विच इज डोप्ड अच्छा मोर डोप्ड देन नॉर्मल PN जंक्शन, ठीक है। दिस जंक्शन इजीली एमिट्स रेडिएशन विजिबल एंड इनविजिबल, दोनों तरह के रेडिएशन एमिट होते हैं, जो हमको दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले, ठीक है। ये जो लाइट है सब LED पर चल रही है। इन फॉरवर्ड बायस पोजिशन दिस डायोड इज कवर्ड विद ए ट्रांसपेरेंट कवर। ये इसलिए ताकि उससे जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो उससे रिफ्रैक्ट होकर आर पार निकल के दिखाई दे सके या दूसरी चीज़ों को देखने में हेल्प कर सके। वरना अगर ढक दिया तो फिर तो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट द एमिटेड रेडिएशन कैन कम्स आउट। अच्छा, LED is such a device which convert the electrical energy of the battery into radiation, visible और invisible या infrared radiation। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी। काम कैसे करता है वो यहाँ पर लिखा है, हाईली डोप्ड होता है, इसलिए वहां से रेडिएशन निकल रहा होता है, ठीक है।
चलो जी, इसके यूज देखो, एलईडीज आर यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ लाइटनिंग सच एज हाउस होल्ड लाइट, बल्ब, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग, ट्रैफिक लाइट, फ्लोर लाइटनिंग इन मूवी थिएटर्स, एयरप्लेन्स वगैरह काफ़ी जगह यूज होती है, ठीक है। और भी लिखे होंगे, डिस्प्ले ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सच एज टीवीज, कंप्यूटर मॉनिटर एंड डिजिटल बिलबोर्ड्स। कभी देखना टीवी जो आता है आजकल, जो एलसीडी वाले टीवी आ रहे हैं उनमें सब में पीछे एलईडीज लगी होती हैं उसको लाइटनिंग देने के लिए, ठीक है ना। चलो जी, एलईडीज यूज इन ऑटोमोटिव ब्रेक्स में आते हैं। ऑटोमोटिव ब्रेक्स मतलब वो सेंस करते हैं लाइट को, उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हो सेंसर एक तरीके से। एंड टर्न सिग्नल बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लाइफ, फास्ट स्विचिंग टाइम्स एंड विजिबिलिटी इन डे लाइट, ठीक है। LEDs are used in indoor cultivation to optimize plant growth and डेवलपमेंट, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब सूरज से जो रेडिएशन आ रहा है उसके जैसा भी रेडिएशन बना सकते हैं, एमिट कर सकते हैं, तो सूरज की रोशनी की जगह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लांट पर सूरज की रोशनी हमको डालनी होती है, अगर टाइम पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पा रही तो LED का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से काम चल जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। अच्छा ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये लिख लेना, ठीक है। कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101 का को डेसिमल में बदलना है, ठीक है। डेसिमल में बदलते हैं। डेसिमल में बदलने के लिए करते क्या है, सिंपल देखो 1101 लिखा है, ठीक है। कैसे लिखोगे 1101, ठीक है। ये क्या था, बाइनरी में है, अभी किस में है ये, बाइनरी में। देखो काउंटिंग करो इधर से इधर की तरफ, 0 से 0 ऐसे ही लिख लेना है इसके नीचे, 0 1 2 3, समझ आया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 की पावर ये लगाते जाओ, ठीक है। जैसे 1 का मल्टीप्लाई किया और 2 इधर से लगाना शुरू करो, 2 की पावर 0 प्लस, फिर 0 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1 प्लस, फिर 1 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2, 1 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 प्लस, फिर 1 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3, ये हो गया। अब सॉल्व करो इसको, 1 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 1, ये तो 0 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1 2, लेकिन 0 ही हो जाना है लास्ट में, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 4, 1 का मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 8, ठीक है। चलो जी, अब देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ये 0 प्लस ये 4 प्लस वो 8, 8 4 12 और 1 13 13, और ये किस में है, डेसिमल वाले नंबर में, ठीक है ना, यानी बेस 10 है। तो बेस 10 लगाते जाना, यहाँ पर ये लिख दिया तुमने बेस 10, ठीक है। ये सब किस में चल रहा है, बेस 10 में चल रहा है। कॉपी करो जल्दी, यानी ये वाला जो नंबर है 13 का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन www एंड फैक्स। देखो www डॉट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। फुल फॉर्म देखो, स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब विच इज ए सिस्टम दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। जो कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं ना, हम कुछ सर्च कर रहे हैं, हमको मिल जा रहा है, वो सब इसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। ये हमको अलाउ करता है दूसरी चीज़ों को एक्सेस देने के लिए, ठीक है। यूजर्स कैन एक्सेस वेबसाइट थ्रू सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू और भी कई सारी चीजें, ठीक है ना। फैक्स क्या है, फैक्स स्टैंड्स फॉर फैक्सिमाइल, ठीक है, विच इज ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ ए स्कैन डॉक्यूमेंट। इसमें क्या करते हैं, वॉइस नोट नहीं, जैसे आजकल हम ट्रांसमिशन करते हैं या बात करते हैं कॉल पर, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम मैसेज भेज सकते हैं लिख कर, किसी पेज पर प्रिंट करके, या फिर फोटो वगैरह भी प्रिंट करके भेज सकते हैं, ठीक है। विच इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ ए स्कैन डॉक्यूमेंट। फैक्स मशीन कैन सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट और टेलीफोन लाइंस, ठीक है। ये लिख लेना एज इट इज, सिंपल चीज है ये। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन बहुत सिंपल है। देखो दोनों में बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस टूटता है, स्प्लिट होता है और एक से ज्यादा 2 और मोर न्यूक्लियाई एंड अदर पार्टिकल बनाता है, ठीक है। कोई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को तोड़ दो, जैसे आपने सुना होगा यूरेनियम, ठीक है, 92 यूरेनियम 238 कुछ करके होता है ये, ठीक है। और ये क्या बन जाता है 90 और मे बी थोरियम और 234 कुछ ये बनता है, और प्लस में एक अल्फा पार्टिकल निकलता है 2He4 बोलता है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूजन है, यानी ये टूट रहा है और 2 बन रहे हैं, और प्लस में एनर्जी और बाकी चीजें जो भी निकल रही है वो सब निकल रहा है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, छोटी चीजें जुड़कर बड़ा एटम बनाती है, ठीक है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई
कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेम कहाँ होता है, सन में जो होता है, सन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, और इससे एनर्जी भी इसमें भी एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, तो सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाई देती है हमको, ये जो परमाणु ऐसे टूटते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, राइट डाउन इट्स यूनिट। रिडबर्ग कांस्टेंट, देखो रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला बनाया था वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, क्या लिखा था, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस रिडबर्ग गेव ए फॉर्मूला, जो कि था 1/λ, ये कांस्टेंट था। जेड स्क्वायर, जेड क्या होता है, जो भी हम जिस एलिमेंट के लिए वेवलेंथ देख रहे हैं उसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बोल सकते हो। ठीक है, एन इस वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर, ये हो गया। एन वन एन टू होता है शेल नंबर कि कौन से एनर्जी लेवल की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, ये अब इतना जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और हम इतने को आर लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है 1.0973 × 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, और सी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इन वैक्यूम। ये सारी वैल्यू रखने के बाद हमारा ये आता है, जिसको मीटर इनवर्स में दिखा, इसका यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स है। तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे, सिंपल चीज है बिल्कुल। ठीक है, चलो जी, तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या कहता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, दो चार्ज हैं सेम क्वांटिटी के, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, लेकिन ऑपोजिट नेचर है उनका। ठीक है ना, उसी को बस डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे HCl है। HCl होता क्या है, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और थोड़ी सी ही दूरी पर क्लोरीन होता है जिस पर निगेटिव सेम चार्ज होता है। ठीक है ना, ऑपोजिट चार्ज होता है सेम क्वांटिटी का बिल्कुल। ठीक है ना, तो HCl H2SO4 में H2 पर सेम चार्ज, SO4 पर सेम चार्ज। ठीक है, इस पर 2 पॉजिटिव उस पर 2 निगेटिव, तो H2SO4 हो गया डाइपोल। ठीक है, चलो जी, और क्या बचा, ठीक है, हाँ एक चीज और आती है इसमें, ये तो डेफिनेशन बता दी कि डाइपोल होता क्या है। अब इसमें आता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, होता क्या है, किसी एक चार्ज को उसके बीच की, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है डाइपोल मोमेंट। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, यानी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी सब जगह डायरेक्शन क्या मिलेगी, पॉजिटिव से निगेटिव, इसकी उल्टी होती है। ठीक है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, सिंपल। टू, अच्छा जो डाइपोल की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की चार्ज की डिस्टेंस को हम 2L लिखते हैं, L नहीं लिखते, केवल 2L लिखते हैं, आधी आधी करके, बीच से सेंटर से उधर की L, सेंटर से उधर की L। उससे आगे जब हम फॉर्मुलिज्म करते हैं ना, फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं, वहां आसानी हो जाती है। बाकी आप L भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस बताना पड़ेगा आपको कि 2L क्या है या L क्या है। यहाँ आपको 2L लिखा तो आपको बोलना पड़ेगा 2L दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, L लिखोगे तो बोलना पड़ेगा L दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, बस इतना। ठीक है, चलो कॉपी कर लेना इसको। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। ठीक है, देखो तो ये डाइपोल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज बताया था ना, सेम चार्ज है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से यहां तक P पॉइंट है, यहां से यहां एक P पॉइंट है, और ये P पॉइंट सेंटर O से थीटा एंगल पर है। सिंपल आया, चलो जी। अब हमें क्या करना है, यहां इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल निकालना है। उससे पहले क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, यानी ये 90 डिग्री है। क्या है ये 90 डिग्री। दूसरी चीज, यहां से इसको लाइन को पीछे खींचे, यहां परपेंडिकुलर डाला, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसका काम क्या है अभी आगे बताऊंगा मैं क्यों। हमें पता है सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस r। ठीक है, हाँ इसकी क्या लैंग्वेज और लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, देखो लेट कंसीडर, लेट assume there is a dipole, there is a dipole of length 2L। ठीक है, L नहीं है, 2L है, L उधर L इधर। ठीक है, 2L मेड अप ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस। ये हमने बता दिया कि डाइपोल है, फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम
इट्स सेंटर ओ, सेंटर का नाम है ओ, ठीक है, ए पॉइंट पी ऑन आर डिस्टेंस, अच्छा, फ्रॉम इट्स सेंटर ओ आर एट आर डिस्टेंस, एट आर डिस्टेंस a point exists, a point P on which we have to find क्या बोला हमने, पोटेंशियल, ठीक है, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, बस, यानी इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस एंड थीटा एंगल, ये वो लिख लेना, थीटा एंगल, ठीक है, ए पॉइंट पी ऑन विच वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गया, उसके बाद सीधा लिख दो अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर लिख के सीधा काम करना शुरू करो। देखो क्या करते हैं, पहले माइनस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। जो भी बनाया हम इसमें लिख दिया अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले निकालते हैं ये वाली डिस्टेंस ओ से सी तक की, या ठीक है ओ से सी तक की निकालते हैं, ए सी ओ, ठीक है, ट्रायंगल ए सी ओ, तो ये आएगा ओ सी इज इक्वल टू, या रुको, कोस थीटा लगाओ इसमें, ट्रायंगल ए सी ओ लगाओगे तो इसमें आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो देखो ये इसके हिसाब से बेस क्या है, ये ओ सी, और हाइपोटेनस क्या है, ये वाला, ठीक है, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन कितना है ये, ओ ए, ठीक है, और ओ सी कितना है, वो तो हमें पता करना, ओ ए कितना है, एल, मतलब 2L है ना, तो यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, तो यहाँ से ओ सी पता कर लो, ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा L कोस थीटा, क्या हो गया, ठीक है। ट्राइंगल इधर वाला देखो बी ओ डी, ठीक है, ट्राइंगल बी डी ओ, इसमें भी लगाओ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो थीटा ये रहा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ थीटा आएगा, तो इसके हिसाब से बेस ये है, और ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस हो गया ओडी अपॉन ओ बी, ठीक है, तो यहां से निकालो ओ डी, सॉरी हाँ ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू, और ओ बी कितना है, वो भी एल ही होगा, ठीक है, ये भी आ गया एल कोस थीटा, यानी ये दोनों चीज हमको पता चल गई, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट एल कोस थीटा, और एंड ये वाला पार्ट एल कोस थीटा, दोनों एल कोस थीटा है, ठीक है। चलो जी ठीक, अब क्या करते हैं, हाँ अब निकालो पोटेंशियल, अब निकलेगा पोटेंशियल, देखो क्या करेंगे, क्या सिंपल, इसको कॉपी किया, उसके बाद लिख लो, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर एक ही बार सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये लिखा, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो इसको लिख लो v प्लस लिख लो, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, फॉर्मूला सबको पता ही है, ठीक है, एंड q अपॉन, अच्छा क्या है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, AP, क्या है AP, q अपॉन AP। अब AP को किससे रिप्लेस करना है, हमें CP से रिप्लेस करना है, भले ये 90 डिग्री है, देखो ठीक है, जब भी ऐसा ये 90 डिग्री एंगल होता है ना यहाँ, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो सकती है, लेकिन ये वाली और ये वाली, या ये वाली और ये वाली लाइन कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन जब ये एंगल बहुत ज़्यादा ऐसे लेंथ पे जाए, यानी ये 90 डिग्री और ये बहुत छोटा एंगल है, और जो कि है ये बहुत दूर है, दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत दूर मानते हैं इस पॉइंट को हम, ठीक है, बहुत दूर है, उस कंडीशन में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को हम लगभग बराबर मान के चलते हैं, तो AP को हम CP से चेंज कर देंगे, AP को किससे चेंज कर देंगे, CP से। तो यहाँ पर एक इक्वेलिटी ये निशान लगाएंगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का, और Q अपॉन CP, ठीक है। CP को निकालो, देखो क्या लिखेंगे, CP यहां से यहां तक की डिस्टेंस R में से अगर मैं ये वाली यानी L cos थीटा कम कर दूं तो CP मिल जाएगी, यानी CP इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा, यानी ये आया मेरे पास क्या, V पॉजिटिव जो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन
और Q अपॉन R माइनस L कोस थीटा। ठीक है, चलो जी सेम निकालो फिर पोटेंशियल 8P ड्यू टू निगेटिव Q चार्ज। इसको क्या लिखेंगे, V निगेटिव लिखेंगे। V निगेटिव इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4πε। और ये हो गया, अच्छा यहाँ माइनस साइन भी आएगा, पोटेंशियल है ना, Q अपॉन देखो B से P तक है ना BP, तो इसको भी अप्रोक्सीमेशन का निशान लगाया और ये बनेगा 1/4πε माइनस Q अपॉन, अच्छा BP को किससे रिप्लेस करोगे, ये इधर P से D तक का डिस्टेंस है ना, DP बनेगा ये। ठीक है, DP। ठीक है, तो DP की जगह वही R यहाँ तक है, ये L cos थीटा इसमें ऐड हो जाएगा तो R प्लस L cos थीटा, यानी V नेगेटिव अप्रोक्सीमेट कितना इक्वल आ रहा है, 1/4πε0 और माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। सिंपल इतना ही तो था। अब क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल निकालो। टोटल पोटेंशियल 8P। ठीक है, तो इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो देखो ये तो कॉमन आएगा, 1/4πε कॉमन आ गया और साथ में Q भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम है ना, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का। यहाँ से बचेगा प्लस वाले में से 1/R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। फिर यहाँ से निगेटिव साइन था, ये आ गया 1/R प्लस L cos थीटा। या इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देखो V कितना आता है अभी, V इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन 4πε। ठीक है, और R प्लस L cos थीटा, फिर माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा। ठीक है, और डिवाइड में कितना आया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बचा। ठीक है, यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ R क्या होता है, L से बहुत बड़ा है। ठीक है, R बहुत दूर है और L इतना सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर में भी और ज़्यादा, स्क्वायर में और ज़्यादा फर्क आ जाएगा, R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो यहाँ से हम L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे, L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल रखो यहाँ पर, तब V क्या बनेगा हमारे पास, Q अपॉन 4πε, और R से तो R कट गया, 2L cos थीटा बचा यहाँ, 2L cos थीटा डिवाइड बाई कितना बचा यहाँ, R स्क्वायर बचा, यही तो बचा 12 cos थीटा, और ये हो गया R स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 12 को अलग कर लो, cos थीटा को अलग कर लो, इसको तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε और Q इंटू 12 अलग हो गया, R स्क्वायर डिवाइड में हो गया, cos थीटा यहाँ हो गया, ऐसे लिखा। ठीक है, यहाँ ज़रा ध्यान से देखो है यार, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था ना Q इंटू 12, तो इसको P से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी V क्या बनेगा हमारे पास, फिर V इज इक्वल टू 1/4πε और ये बन गया P अपॉन R स्क्वायर और ये आ गया cos थीटा। ठीक है, सेम फॉर्मूला ये लिखा हुआ भी इधर से, यानी हमको ये ही लेकर आना था। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, What is interference of light? Find an expression for fringe width in Young double slit experiment। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है, जब दो लाइट वेव एक साथ चल रही होती है और एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं या फिर टकराती हैं, तो वहाँ पर होता क्या है, उसकी जो इंटेंसिटी है तो बढ़ जाती है, घट जाती है। ठीक है, या तो उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड, सॉरी फेज पर डिपेंड करती है, तो ये तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस होना। ठीक है, क्या, when two waves of the same frequency, हाँ ये चीज जरूरी है, कोहेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, same frequency travels in a medium in same direction simultaneously, then due to their superposition the resultant intensity at different points of the medium is different from the sum of the individual intensities of those waves। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल एक की इंटेंसिटी 1 है, सॉरी 2 है, और एक दूसरे की इंटेंसिटी 3 है, तो टोटल होनी तो चाहिए 2 + 3 5,
लेकिन होता नहीं है। 5 से अलग, 5 भी हो सकती है, 5 से अलग भी होगी, 5 से क्या बोलते हैं, कम होगी। मतलब मैक्सिमम तो 5 ही होगी, 5 से कम भी हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 1, 3 - 2 1। तो 1 से 5 के बीच वेरी कर सकती है वो, ठीक है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। वो डिपेंड करता है फेज पर। तो सम ऑफ देयर इंटेंसिटीज ऑफ दोज वेव्स, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ द मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज फाउंड टू बी वेरी हाई, while at some point it's very low, yes, zero. This phenomenon is called interference, ठीक है। चलो, the interference at the point where the intensity is maximum called constructive, यानी जुड़ने वाला interference, and interference at the points where the intensity is almost zero called destructive, ठीक है। ये आपको लिखना है as it is, सिर्फ definition है simple, ठीक है। उसके बाद इसमें हमसे पूछा था फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये डायग्राम है उसका, इससे हम विड्थ पता करेंगे। सिंपल होता क्या, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी बोलो या एल बोलो, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं एक्स, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं एक्स। इसको पॉइंट को क्या मान लो, ओ पॉइंट मान लो इसको। ये सेंटर पॉइंट है ओ, ओ से पी तक की डिस्टेंस हो गई एक्स। ये दो स्लिट है, स्लिट से एक से लाइट वेव ये जा रही है, दूसरे से लाइट वेव ये जा रही है, और इसका रास्ता और इसका रास्ते में फर्क है, यानी इसका लेंदी रास्ता है तो पाथ में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो करते क्या है, सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन लिख देना है आपको, ठीक है। क्या करेंगे, एज्यूम देयर आर टू स्लिट्स, ठीक है, जिसको हमने लिखा S1 एंड S2 सेपरेटेड बाई कितने डिस्टेंस पर है सेपरेशन है, D, ठीक है। अब इन दोनों से क्या चलती है, लाइट वेव चलती है, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। एक या टू कोहेरेंट वेव्स ऐसे लिखेंगे, टू कोहेरेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड सारी चीज सेम है शुरू में, ठीक है। टू कोहेरेंट वेव्स travels from these two slits towards ए स्क्रीन, ठीक है। एक स्क्रीन की तरफ चलती है, लोकेटेड एट L डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स, ठीक है। L डिस्टेंस पर वो स्लिट से रखी हुई है, ठीक है। देन ए फ्रिंज कंस्ट्रक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। P पर हमारी एक क्या बन जाती है, एक फ्रिंज बन जाती है फ्रॉम X डिस्टेंस P एट X डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर आगे लिख देना, मतलब बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े, अकॉर्डिंग टू फिगर की हर चीज़ लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। चलो जी, अब इसमें मैथमेटिक्स लगाना शुरू करो। मैथमेटिक्स क्या लगाएंगे, सबसे पहले निकालते हैं पाथ डिफरेंस। क्या निकालते हैं, पाथ डिफरेंस होता क्या है, यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही और ये यहां से यहां तक, तो ये ज्यादा रास्ता तय कर रही है लाइट, ये कम रास्ता, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, यानी S2P - S1P लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स से। क्या दिखाते हैं पाथ डिफरेंस को, डेल्टा एक्स। तो फिर उसको y लिखना पड़ेगा, ये x है ना, इसको क्या लिखना पड़ेगा, y लिख दो, बाद में देखा जाएगा वो, ठीक है ना। ये क्या, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू S2P - S1P, ठीक है। और कहाँ x लिखा था मैंने, इसको y कर लेना फिर, ठीक है ना। ये हो गया पाथ डिफरेंस हमारे पास, ठीक है। चलो जी, पाथ डिफरेंस हो गया। अब करना क्या है हमको, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगानी है, मैथमेटिक्स लगाना है, ज्योमेट्री लगानी है, और सोल्व करते चले जाना है। सबसे पहले शुरू करते हैं फिर S1P S2P के लिए। देखो क्या करते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल लगाते हैं अलग अलग। ये y हो गया,
यहाँ से एक लाइन खींची हमने इस तरीके से, ये लाइन खींची, ये क्या है, डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, एक चीज और होती है, ये डी जो है ना सेपरेट करिए और बिल्कुल सेंटर पे ये है, ठीक है। तो ये d/2 ऊपर है, d/2 नीचे, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ, एक लाइन ये आ गई, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या, ट्राइंगल S1P और इसको पॉइंट को नाम दे दो, इसको y को हटाओ, y को बाद पूरा लिख लेना, और सॉरी वेट, इसको ABCD कहीं है, ये रहा, ए ये लिख लो, बी ये लिख लो, ठीक है। S1PA ट्राइंगल S1PA, ठीक है। इसमें लगाओ, देखो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, S1A का स्क्वायर प्लस, और क्या बनेगा, PA का स्क्वायर, ये तो होगा। S1A कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, ठीक है, L लिखो, तो ये बन गया S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस, और PA को देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस था y, यही तो दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक का y, और हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें से घटा देते हैं, जो कि है d/2, यही तो इसका स्लिट का आधा d/2, यानी हो जाएगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो और क्या करो, अब इसमें अप्लाई करो, और क्या कर सकते हो, ठीक है, चलो जोड़ो, ट्रायंगल S2PB, तो ये बन गया S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर, सॉरी S2B का स्क्वायर प्लस और PB का स्क्वायर, ये तो बनेगा, इसमें भी वही, ठीक है। तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो L स्क्वायर आ जाएगा S2 से B तक, और इसमें y यहाँ तक है, इसमें ऐड हो जाएगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को घटाओ, ठीक है। घटाएंगे तो क्या बनेगा, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, और इसमें से ये घटेगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इसमें से क्या लिख सकते हैं हम, S2P प्लस S1P, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा होगा, S2P माइनस S1P, यही तो आएगा, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसमें भी वही, ये पूरे का स्क्वायर माइनस, जब इसको जोड़ोगे तो d/2 से d/2 कैंसिल होगा, 2y बचेगा, क्या बचेगा, 2y, ठीक है। जब इसको घटाओगे तो y से y कैंसिल होगा, d/2 प्लस d/2, यानी केवल d रह जाएगा, तो ये फाइनली इधर बचेगा 2yd, क्या बचेगा, 2yd। यहां से निकालो S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2yd डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, S2P प्लस S1P, S2P प्लस S1P, ठीक है। और ये वैल्यू हमको रखनी है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, अभी सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको हटाते हैं, अब देखो S2P और S1P अप्रोक्सीमेट L के इक्वल है यहाँ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, S2P एंड S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल है L के, ठीक है। तो वहां पर रखो S2P माइनस S1P कितना आएगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, ये हो गया 2yd डिवाइडेड बाई L प्लस L 2L हो जाएगा, तो ये रह जाएगा y इंटू डी अपॉन L केवल, ठीक है। अब रखो इसे पाथ डिफरेंस में, ठीक है। देन पाथ डिफरेंस क्या था, डेल एक्स था ना, ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये रह गया y d अपॉन L, समझ आया, क्या रह गया ये y d अपॉन L, ठीक है। अब y तो ये वाली डिस्टेंस थी, पता है ना। अब हमें क्या निकालना, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, उससे पहले इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें डेल एक्स पता ही नहीं होगा, ये जो है ना, ये वाली चीज़ हमें पता ही नहीं होगी, हमें क्या पता होगा, वेवलेंथ वगैरह पता होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, दो केस आते हैं, दो केस क्या, ये एक डार्क फ्रिंज होती है, एक ब्राइट फ्रिंज होती है, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो पहला केस फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्या लिखा हमने, फॉर ब्राइट फ्रिंज,
ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स होता है एन लैम 2 पाई/लैम्डा, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई/लैम्डा। और वेट वेट वेट, एक मिनट, क्या रह गया इसमें, एन आएगा ना, n पाई/लैम्डा, ये लिखना है हमको, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है n पाई/लैम्डा या फिर 2n पाई/लैम्डा, इवन लेकर चलना होता है ना हमको। हाँ ये रहा 2n पाई/लैम्डा, ये लिखना होता है। तो डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n पाई/लैम्डा, इसकी जगह रखो, और लैम्डा चला जाएगा इधर, और क्या बचेगा, पाई। कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट, तो कहाँ गड़बड़ है, और रुको रुको रुको, ये नहीं, रुको, देखो, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए हमको क्या लेना है, एन ऐसा लेकर चलना है जो ऑड इवन, मतलब इवन वगैरह सब आता रहे, तो एन लैम्डा ही लेकर चलते हैं हम। क्या लिखते हैं हम, डेल्टा एक्स को सीधा लिखते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, डायरेक्ट लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर एन लैम्डा रखता हूँ डायरेक्ट डेल एक्स की जगह, और अगर इसकी जगह दूसरी चीज डार्क फ्रिंज लेके चलता हूँ, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, फॉर डार्क फ्रिंज डेल्टा एक्स निकालो, यहाँ आएगा 2n-1 और लैम्डा। अच्छा, इसको 2n लैम्डा इवन करना है ना, 2n लैम्डा लेकर चलो, ठीक है ना, ये इवन है, ये 2n-1 लैम्डा हो गया। अब वैल्यू यहाँ पर रखो, जैसे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे देखो क्या आता है, कोई एक लेकर चलो, ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज, केवल ब्राइट फ्रिंज से ही निकालते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आता है वैसे, ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो ये हो गया 2n लैम्डा इज इक्वल टू y/d/l, ठीक है, ये हो गया। फॉर nth फ्रिंज क्या लिखा है इसको, फॉर nth फ्रिंज, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, nth फ्रिंज की जगह हम लिखते हैं, क्या लिखना है हमको nth फ्रिंज की जगह, ओ रुको, इसको थोड़ा सा चेंज तो करना है ना, यहाँ से y निकालना है ना हमको, तो y निकालो, y निकालेंगे तो क्या आएगा, 2n लैम्डा l अपॉन क्या हो गया, स्मॉल d, ये हो गया, ठीक है ना। अब लिखो फॉर nth फ्रिंज, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो छोटा सा n, ठीक है। अब निकालो जस्ट इसके अगली वाली फ्रिंज, ठीक है, n+1 फ्रिंज, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, y n+1, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × n+1 बन जाएगा, तो क्या होगा 2n+1, n की जगह n+1 हो गया, लैम्डा l/d, क्या था, फॉर n+1 फ्रिंज, ठीक है, ये हो गया अगली वाली फ्रिंज के लिए। अब हमको अगर विड्थ निकालनी है तो n+1 में से nth फ्रिंज की डिस्टेंस घटा दो, उसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, वो विड्थ होगी, ठीक है। कॉपी करो इसको, क्या लिखेंगे, फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इसको दिखाते हैं हम, w से दिखाओ या किसी से भी दिखाओ, w से दिखा दो, और ये होगी yn+1 में से yn घटा दो, ठीक है, n+1 में से n घटा दिया, चलो घटाओ, क्या था, 2 लैम्डा l/d तो कांस्टेंट रहेगा, 2 लैम्डा l अपॉन d, ये तो कॉमन रहे, कांस्टेंट रहेगा, बचा क्या हमारे पास, केवल 2n+1 बचा इधर से, तो n+1, और माइनस का इधर से बचा n केवल, ठीक है, तो यहाँ से 1 बचेगा, तो यानी ये रह जाएगा लैम्डा l/d, तो इसमें 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती क्या हुई है, 2 नहीं आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। हाँ, तो इसको n लैम्डा लेकर चलना, इसको ना 2n लैम्डा लिखा है जहाँ, वहाँ n लैम्डा कर लेना, ठीक है, तो इसको हटाओ 2 को, तो यहाँ से क्या आएगा, 2n लैम्डा हट जाएगा, n लैम्डा l रहेगा। अब देखो n से n कैंसिल हुआ, 1 बचेगा यहाँ पर, तो यानी w विड्थ कितना है हमारे पास, लैम्डा l अपॉन d, या लैम्डा कैपिटल D लिखा जाता है कहीं कहीं, ये विड्थ का फॉर्मूला है, ठीक है ना। किसके लिए, ये ब्राइट के लिए, डार्क के लिए n 2n-1 लेकर चलना पड़ेगा आपको, सेम विड्थ आएगी उससे भी, ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन विजन एंड डिस्क्राइब द मेथड टू रिमूव देम, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन विजन यानी दृष्टि दोष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो मायोपिया, अब मायोपिया क्या होता है, नियर साइडेडनेस, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, ठीक है। होता क्या है,
दिस डिफेक्ट्स अकर व्हेन द आई बॉल इज टू लॉन्ग और द लेंस रिफ्रैक्टिव पावर इज टू हाई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव पावर टू हाई, रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब है आर पार जाने देता है और ज़्यादा ही दूर भेज देता है, ठीक है ना। ज़्यादा दूर का मतलब जो पास की चीज़ों का जो इमेज है रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है ना। चलो जी, दिस कोज इमेजेस टू फॉर्म इन फ्रंट, वेट उल्टा लिख दिया क्या इन्होंने, ऑल्सो नो, अच्छा ये उल्टा होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, नियर साइटेडनेस है ना ये, ठीक है, इसको उल्टा पड़ा जाता है। इसमें होता क्या है, पास की चीज़ें नहीं दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है इसमें, ठीक है ना। नियर साइटेडनेस में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती और फार साइटेडनेस में पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। होता क्या है इसमें, जो दूर वाली चीज़ें हैं उनका इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। दिस इमेजेस टू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना रिजल्टिंग इन ब्लड विजन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब रेटिना पर नहीं बनना तो जाहिर सी बात है दिखाई नहीं देगा। इसमें हम कॉन्केव लेंस लगाते हैं, करेक्ट मायोपिया बाय हेल्पिंग द फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। कॉन्केव लेंस लगाने से क्या होगा, जो इमेज हमारा रेटिना पर नहीं, रेटिना के आगे बन रहा था वो उसको पीछे खिसका देगा, ठीक है ना। चलो जी, फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया, ये उसका उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती। पास की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि पास की चीजों का जो इमेज है रेटिना की बजाय उसके पीछे बन जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा लेंस लगाना है जो पीछे बन रही चीजों को थोड़ा पास लेकर आ जाए, ठीक है। तो वहां पर उल्टा आ जाता है कॉन्वेक्स लेंस, also known as farsightedness. This defect occurs when the eyeball is too short or the lens refractive power is too weak. Image form behind the retina resulting in blurred vision of the nearby object. Convex lenses में लगाएंगे वो थोड़ा ऐसे होता है ना, कर्व होता है, तो पीछे वाली इमेज को खिसकाता है पास की तरफ। हाइपरमेट्रोपिया बाय हेल्पिंग टू फोकस इमेज फर्दर फॉरवर्ड द रेटिना, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। उसके बाद सीधा, अच्छा दो तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना, आती है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट में क्या होता है, आँख का जो ये आईबॉल होता है इसके ऊपर कुछ जम जाता है, ऐसा कहो, ठीक है ना। तो दिस डिफेक्ट अकर व्हेन द लेंस ऑफ द आई बिकम्स क्लाउडी, ठीक है। क्लाउडी का मतलब उसके ऊपर मसल्स वगैरह जमने लगते हैं, वो दिखाई देना बंद हो जाता है। प्रिवेंटिंग ए क्लियर इमेज फ्रॉम फॉर्मिंग, जब आँख पे मतलब जहाँ से रोशनी अंदर जा रही है वहाँ पर कुछ जम जाएगा तो जाएगा ही नहीं कुछ अंदर, ठीक है। कैटरेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई सर्जिकली रिमूविंग द ओपेक लेंस एंड रिप्लेसिंग विद इट एन आर्टिफिशियल लेंस, यानी सर्जिकली होता है वो, मतलब उसका चश्मे से कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्ट उसको सामने से हटाना पड़ेगा, वो जो लेयर जो भी जमी हुई है उसको हटाने के बाद दूसरा लेंस लगाते हैं, साफ लेंस, ठीक है, पुराना लेंस हटाकर। फिर आता है प्रेस बायोपिया, इसको कहते हैं ओल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है ना। मतलब बुढ़ापे में होता है क्या है इसमें, ब्लरी विजन अजीब सा हो जाता है इसमें, शायद रखा होगा मैंने, नहीं है, ठीक है। लॉन्ग साइड विद द इंक्रीज ऑफ एज, ये एज के साथ साथ आता है। होता क्या, एकोमोडेशन पावर कम हो जाती है इसकी, ठीक है। एकोमोडेशन पावर क्या होती है, जो हमारी आई का जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है लगातार टाइम के साथ साथ, मतलब अपनी आँख उसको ज़रूरत के हिसाब से चेंज करती है, तो एज के साथ साथ वो पावर खत्म हो जाती है, तो ज़रूरत के हिसाब से चेंज नहीं कर पाती लेंथ को, ठीक है। तो द नियर पॉइंट ऑफ द मोस्ट पीपल मूव अवे, सच पीपल हैव डिफिकल्टी टू सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट। It occurs due to weakening of muscles and reduction in flexibility of eye lens. Sometimes both type of defects, मतलब दोनों टाइप के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारी फोकल लेंथ ही मैनेज नहीं हो पा रही तो चाहे दूर की बात हो चाहे पास की बात हो, कुछ दोनों में ही प्रॉब्लम आनी है फिर तो, ठीक है। डेवलप इन द आई ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इसको लिख लेना। उसके बाद सच पीपल हैव यूज बाई फोकल लेंस। अच्छा, बाई फोकल लेंस में क्या होता है, दो टाइप के लेंस होते हैं, ऊपर एक अलग लेंस होता है, मतलब ऐसा समझो ऐसा होता है वो लेंस, और उसके इतने पार्ट में अलग होता है और इतने पार्ट में अलग, बाईफोकल, यानी कॉन्केव भी कॉन्वेक्स भी, और वो दोनों काम करता है, ठीक है। बाईफोकल लेंस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, बाईफोकल लेंस हैव बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। द अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्टुलस is a concave lens which help in seeing distant object clear. The lower part is a convex lens which help in seeing nearby object. Clear? चलो दूसरा देखो, एक आता है कलर ब्लाइंडनेस, उसमें कलर की पहचान नहीं कर पाते। दिस डिफेक्ट अकर व्हेन ए पर्सन हैज इरेगुलरली शेप्ड कॉन्स। अब देखो हमारे पास हमारी आई का जो एरिया है, इसके बैक साइड में जो नर्व सेल्स वगैरह होते हैं, वहां पर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं कोन सेल और दूसरे होते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है, मतलब उनकी शेप ऐसी है, ठीक है। ये जो कोन सेल हैं ये कलर को मेंटेन करते हैं, मतलब जो हमें कलर जितने भी पहचान में आते हैं कोन सेल की वजह से पहचान में आते हैं। तो ये वाले जो कोन सेल्स हैं इनकी ताकत खत्म हो जाती है, या फिर कौन सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी
हर अलग अलग लाइट के लिए सारे सेल्स नहीं बचते, कुछ के लिए बचते हैं, कुछ के लिए नहीं बचते। तो जिस लाइट के लिए सेल खत्म हो गया वो लाइट आपको, वो रंग आपको नहीं दिखाई देगा, फिर मतलब पहचान में नहीं आएगा कि ये कौन सा कलर है, या तो कोई दूसरा कलर दिखाई देगा या ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। और इसको क्योर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सेल को बनाया नहीं जा सकता अब, ठीक है ना। बट इट कैन बी करेक्टेड विद कलर करेक्शन लेंसेस और ग्लासेस। कलर करेक्शन लेंसेस लगा दो, वो करते क्या, एक कलर को दूसरे कलर में ट्रांसफॉर्म करके दिखा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेंस लगाते हैं ना, सामने का एकदम विजन चेंज हो जाता है, तो जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उस कलर की तरफ उसको ट्रांसफर कर दो, आपको फिर दिखने लगेगा, ठीक है। चलो जी, लेकिन एक्चुअल कलर फिर भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ बस इतना ही है, ठीक है। अब क्या आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें देखो क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे बाहर फेंक देगा इनको, ठीक है। दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीकर पार्ट्स, यानी स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जाओगे ना तो बाहर फेंकेगा, यानी वीक फील्ड की तरफ फेंक रहा है उसको, ठीक है ना। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो दूसरी प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक मटेरियल है नेग्लिजिबल टाइनी एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेग्लिजिबल होती है, दूसरी बात निगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेट को के ऑपोजिट ही होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। चलो जी, डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव ए लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लो, इतना लो कि खुद मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर ही नहीं होता, ठीक है। और दैट चेंजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक एटम है वीक रिपल्सन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो पहले वाले में बताया रिपेल्ड बाई मैग्नेट्स है ना, वीक रिपल्सन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन हैव जीरो नेट स्पिन, उनमें जीरो नेट स्पिन होता है। अगली प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक इज ए प्रॉपर्टी दैट अराइजेस ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विच अकर इन एवरी मटेरियल। हर मटेरियल में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, अपनी स्पिन एक्सिस पर भी घूमते हैं, तो अपनी एक्सिस पर जो घूमते हैं उस वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना, उस वजह से ये डायामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, डायामैग्नेटिज्म निकल कर आता है, और वो हर मटेरियल में आता है, सिर्फ इसी की बात नहीं, हर मटेरियल में, ठीक है। लेकिन जो फिर दूसरे वाले जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है उनमें दूसरी चीजें भी होती है, उस वजह से वो डायामैग्नेटिज्म दब जाता है उनका, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा अब आए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं, वो रिपेल हो रहे थे, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन हल्के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, स्लाइटली अट्रैक्टेड। और दूसरी बात, शो ओनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट रिटेन देम व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, इनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक का भी सेम सीन है, लेकिन वो रिपेल हो रहे थे, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं बस, ठीक है। तो फील्ड हटाया, मैग्नेटिज्म खत्म, अब ये नॉर्मल हो गए जैसे थे। दूसरी चीज, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें जो मैग्नेटिक मतलब ये प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेट अट्रैक्ट करें तो यानी खुद भी मैग्नेट बनने, हमेशा नहीं बनने, मैग्नेटिक फील्ड में बनने, पर बन तो रहे हैं। वो क्यों बन रहे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विच क्रिएट ए स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, कम करता है। व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलाइन विद द फील्ड, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव ए स्मॉल पॉजिटिव एंड मैग्नेटिक स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। Magnetic field get denser inside paramagnetic material. Some paramagnetic material becomes magnetic at all temperature while others require a specific temperature. जैसे यहाँ दिखाया था, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर टेम्परेचर पर रिपेल ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और कुछ होते हैं जो हर टेम्परेचर पर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब आता है फेरोमैग्नेटिज्म, ये सबका ठीक है। चलो देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर हाईली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, ठीक है। चलो जी, रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये खुद मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे तो भी मैग्नेट ही बने रहेंगे, ठीक है ना, जब तक कि इनका टेम्परेचर में चेंज ना किया जाए। चलो जी, इवन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नेटिक डोमेन, उसमें जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ होता है डोमेन। डोमेन का मतलब है कि छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, गुच्छे के, ठीक है, जो एक साथ अलाइन होते हैं एक डायरेक्शन, मतलब एक डोमेन की डायरेक्शन एक होगी, दूसरे डोमेन की किसी और डायरेक्शन में होगी, लेकिन डोमेन के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन है सब सेम डायरेक्शन में होंगे आपस में, ठीक है। तो ऐसे करके इनके अंदर ग्रुप बने रहते हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड दे अलाइंड विद द फील्ड। अच्छा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया, पहले तो अलग अलग डायरेक्शन में थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते डोमेन भी सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं फिर, मतलब पहले सिर्फ अंदर अंदर इंडिविजुअल वो एक डायरेक्शन में थे, और डोमेन एक दूसरे से एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है पॉजिटिव एंड लार्ज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो तो वहां पता ही चल रहा है, हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं क्योंकि, ठीक है।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट हिस्ट्रेसिस, इसमें हिस्ट्रेसिस देखने को मिलता है, मीनिंग दे डोंट फुली डीमैग्नेटाइज एंड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। हिस्ट्रेसिस का सिंपल मतलब ये होता है जब आप किसी चीज को आपने फेरोमैग्नेट को मैग्नेटाइज किया तो मैग्नेटाइज हो गया, अब उसे डीमैग्नेटाइज करो, तो जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड भी हटा लोगे तो भी वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। डीमैग्नेटाइज ना होने का मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बचा रह जाएगा, ठीक है। इस चीज को कहते हैं हिस्टेरेसिस। अगर आपको डीमैग्नेटाइज करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर निगेटिवली मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। इस चीज को कहते हैं हिस्टेरेसिस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लॉस देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अबव द सर्टेन टेम्परेचर, इसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब एक लेवल होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अटेन कर लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अटेन कर ली, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे खो देगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी। जिस टेम्परेचर पर वो लॉस करेगा उसको बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इनको लिख लेना। ये सारी चीज़ें रटने वाली हैं, इनमें समझने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब है समझने लायक पर यहाँ तो रटनी ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनोइड ऑफ n टर्न्स लेंथ L एंड रेडियस R। ठीक है, सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या, देखो सिंपल ये है, इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी या फिर एन फाइव बी अपॉन आई, दोनों के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है इसको, ठीक है। L होता है सेल्फ इंडक्टेंस, कैसे, देखो E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डी आई अपॉन डी टी है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। कैसा, द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको माइनस को हटा दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें। न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस सिर्फ लेंज लोगो दिखाता है यहाँ पर कि ओपोज कर रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, यूनिट हो, ठीक है। चलो जी, द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is equal to the number of magnetic flux turn, is equal to the number of magnetic flux turn in the coil। number of magnetic flux turn ये है, ठीक है, यानी फ्लक्स और n से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टर्न, ठीक है, इन द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इनटू द कॉइल। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, यूनिट हो रहा है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी है, जिसको हम वोल्ट इससे निकालेंगे ना, यहां से देखो वोल्ट एम्पियर डिवाइड में सेकंड ऊपर जाएगा तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर बनकर आएगी इसकी यूनिट, और उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में हेनरी। तो दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कोई एक भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों बेटर होंगी, दोनों लिख देना, ठीक है। चलो जी, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब इसने पूछा क्या है, और फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनोइड ऑफ इंटर्न लेंथ L एंड रेडियस R। यानी एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमको निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस होता, सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, खुद अपने ही करंट से अपनी ही वापस उसी कोइल में, एक कोइल के करंट से उसी कोइल में दूसरा करंट जनरेट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पर, और इंडक्टेंस तो कोफिशिएंट है वो निकालना है हमको, तो ठीक है, इसको डेराइव करते हैं। तो जो जो हमने डेफिनेशन लगाई यहां पर उसी को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक सोलेनोइड बनाते हैं, क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम, अच्छा वो तो दिया हुआ भी है उधर, ठीक है, एज्यूम ए सोलेनोइड of length L and cross sectional area R, sorry cross sectional area A, ठीक है, और रेडियस R, ठीक है, ये भी लिख लो, रेडियस R जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने मान लिया, सबसे सिंपल इसने क्या क्या गिवन दिया है, कहाँ गया, ठीक है, लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स N है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, नंबर ऑफ टर्न्स N है। अब सबसे पहले निकालो मैग्नेटिक, देखो ये निकालना N फाइव बी अपॉन आई, सबसे पहले फाइव बी चाहिए, फाइव बी के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। सबसे पहले निकालो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अच्छा क्या बोला है इसने, इंडक्टेंस फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, सिंपल इसको लिखो म्यू नॉट N I, यही तो लिखते थे, I करंट है, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना। तो N को हम क्या लिखते हैं, बदल के लिखते हैं, म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन
एल एस, एन अपॉन एल को स्मॉल एन लिखते थे हम, ठीक है ना। लिख देना वेयर एल तो लेंथ वहां लिखी थी हमने, ठीक है। आई क्या है, इज द करंट फ्लोइंग इन कोइल या सोलेनॉइड, ठीक है। चलो जी, अब बी निकल गया। अब निकालते हैं फ्लक्स बाउंडेड विद सोलेनॉइड। इससे कितना बाउंड है, सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स बाउंड है वो निकालो। तो ये हो जाएगा फाई, इससे किससे दिखाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, फाई बी से। फाई बी क्या होता है, बी ए कोस थीटा, थीटा होगा यहाँ 0 डिग्री, क्या होगा थीटा 0 डिग्री, ठीक है। कैसे, कॉइल होती है ऐसा है, ठीक है, इस पे फेरे लगे हुए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रहता है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कभी भी निकाल कर देख लेना, ठीक है। क्यों, फेरे ऐसे होते हैं और ऐसे कोई वायर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, या तो वो ऐसे जा रहा होगा या ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसका भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल हो जाता है 0 डिग्री, यानी ये रह गया कुल बी ए, ठीक है। तो ठीक है, बी की वैल्यू रखो इसमें और निकालो फाई बी, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, एन का मल्टीप्लाई भी होगा, क्यों, एन वो है ना उसमें टर्न्स, तो एन का भी मल्टीप्लाई होगा, एन का मल्टीप्लाई करो एन बी ए, ठीक है। चलो जी, तो म्यू नोट एन पहले से था, एक एन और आएगा, म्यू नोट एन आई अपॉन एल हो गया एंड ए हो गया, ठीक है। तो ये बन गया म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, ठीक है। चलो कोई वेट, हमें तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है ना, तो वो भी एल आएगा, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ठीक है। एल आ गया, फाइव भी पता चल गया, वैल्यू रखेंगे एन फाइव बी अपॉन आई। अच्छा, एन फाइव बी यही लिख दो फिर पूरा, एन की मल्टीप्लाई, उसमें लिखा हुआ है ना एन फाइव बी वहाँ पर, तो एन पूरा लिख दो एक साथ, ठीक है ना। ये टोटल फ्लक्स है मतलब, ठीक है ना। चलो अब उस वैल्यू रखेंगे, हमें आई से डिवाइड करना, आई से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, क्या लिखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस अब इसमें देखो सिंबल कुछ और तो नहीं दिया इन्होंने, क्या बोलता है, लेंथ एल, स्मॉल एल दिया है, अच्छा ठीक है। तो इसको स्मॉल एल लिख लेना, लेंथ को क्या लिख लेना, स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल कर लेना। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल की डेफिनेशन क्या थी, एन फाइव बी अपॉन करंट, ठीक है। एन फाइव बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन स्मॉल एल, और यहाँ आ गया आई, ठीक है, ये वाला आई से आई कैंसिल हुआ, तो एल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन स्मॉल एल। ये हो गया वो फॉर्मूला जिसकी वो बात कर रहा था, ठीक है ना, सोलेनॉइड के लिए। कॉपी करो इसको जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्या कहता है, डिस्क्राइब विद द डायग्राम द वर्किंग मेथड ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी दो ट्रांजिस्टर है पीएनपी और एनपीएन, दोनों का वर्किंग प्रोसेस हमको समझना है। तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। देखो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये है इसका डायग्राम, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में होता क्या है, पी इधर बीच में एन होता है, एनपीएन में पी बीच में होता है, इधर एन होता है, इधर एन होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, देखो ये पी है, ये पी है, बेस एन हो गया, इसको एमीटर बनाया, इसको कलेक्टर बनाया, ठीक है। एमीटर का मतलब है हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया। फॉरवर्ड बायस का मतलब इससे करंट निकलेगा, ठीक है। कैसे, जब इधर से इधर हमने फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या करता है, ये पॉजिटिव पर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा ना, और होल्स पर भी पॉजिटिव होता है तो पुश करेगा इधर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर। अब देखो इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है, figure shows that the common base circuit of a PNP transistor, the emitter base PN junction on the left is given a small forward potential fraction of 1 volt, यानी ये बहुत छोटा वोल्ट लगा हमने, फ्रैक्शन ऑफ 1 वोल्ट के आसपास का, ठीक है ना। और बाई एन एमीटर बेस बैटरी VEB, ठीक है। और ये क्या है, ये है VEB, कर लेना इसको, बेस और एमीटर के बीच का, ये एमीटर है ना, बेस और एमीटर के बीच का VEB, वाइल द बेस कलेक्टर PN जंक्शन, यानी ये बेस और ये होता है कलेक्टर इधर वाला, ठीक है, कलेक्टर
इज गिवन ए लार्ज रिवर्स पोटेंशियल ए फ्यू वोल्ट, यानी इस पर लगाया हमने रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल में होगा क्या, देखो रिवर्स का मतलब ये नेगेटिव, इसके अंदर होल्स है तो होल्स को वो खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, नेगेटिव है ना तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर चलेगा, यानी इधर से भी इधर जा रहा है और इधर से भी इधर जा रहा है, पाथ क्या करंट का फ्लो बन जाएगा, ठीक है। अब कलेक्टर होता है बहुत पतला, सॉरी ये बेस होता है बीच में बहुत पतला, इतना पतला कि यहां से जो जितने भी होल्स जा रहे हैं इसको ज्यादातर 95 या 98% इसको पार कर जाएंगे, ठीक है, और कुछ ही इसमें रह जाएंगे बस। तो अब देखो, while the base collector right is given large reverse potential by a few volt by another battery VCB, ठीक है। VCB कहाँ है, ये है देखो बेस और कलेक्टर के बीच है तो VCB बोलो इसको, VCC नहीं VCB बोलो। चलो जी आगे देखो, बीइंग फॉरवर्ड बायस, यानी इसकी बात कर रहा है फॉरवर्ड बायस, द होल प्रेजेंट इन एमीटर पी रीजन मूव टुवर्ड्स द बेस, जो भी बताया मैंने, while the electron present in base n region move towards the emitter, ठीक है। इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, इधर चलेंगे, ठीक है। चलो जी, एमीटर सिंस द बेस इज वेरी थिन मोस्ट ऑफ होल्स 98% एंटरिंग इट क्रॉस इट एंड द रीच द कलेक्टर, ठीक है। while very few of them about 2% combined with the electron present in the base, यानी ज्यादातर तो पार कर गए और कुछ इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके एक लेयर बनाने लगेंगे वो, ठीक है ना। चलो जी, बेस as soon as the cavity combines with an electron a new electron leaves the negative end of the battery VEB, ठीक है। यानी ये रहा, जैसे जैसे कंबाइन होते रहेंगे और फ्यूज होते रहेंगे, यहां से नए इलेक्ट्रॉन टूटते रहेंगे, नए बॉन्ड टूटते रहेंगे, सब उसको मिलता रहेगा, ठीक है। cavity VEB and enters the base at the same moment an electron leave the emitter through terminal E, यानी सेम टाइम पे देखो, यहां से जैसे ही फ्यूज होगा, फ्यूज से यहां से एक होल निकलेगा, इधर जाएगा, उधर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो इधर आएगा वापिस, ठीक है। इसमें भी तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो इधर आएगा। चलो जी, अब क्या रहा, enters the base at the same moment an electron leaves the emitter through terminal E and reaches the positive end of the battery VEB, ठीक है। This creates a cavity in the emitter which start moving towards the base, thus a shunt current flows in the base emitter current, ठीक है। base emitter current कौन सा है, ये रहा base emitter, इसके बीच में भी करंट बन जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूज हो रहा है, यहाँ से भी निकलेगा ना, वो कनेक्ट तो किया हुआ है हमने। तो देखो जैसे यहाँ पर फ्यूज होगा, फ्यूज क्या हो रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक होल, वो फ्यूज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक होल कम हो गया, फ्यूज होते यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से एक होल जाएगा, दोबारा फ्यूज होंगे, तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द होल्स विच एंटर द कलेक्टर, यानी होल्स यहाँ से पार हो गए, कलेक्टर में जो जा रहे हैं, विच इज रिवर्स डायरेक्टेड एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द होल्स रीच टर्मिनल सी, ये टर्मिनल सी यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से पार हुआ यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। एज सुन एज द कैविटी रीचेस सी एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी VCB, जैसे ये जहां पहुंचा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन निकलते हुए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ पर, यानी इस बैटरी से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये कहो, क्योंकि ये तो इसमें भी जुड़ रहा है ना, तो पाथ बनाने का काम आ रहा है, इस बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पहुंचा, ठीक है। VCB एंड न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एट द सेम मोमेंट एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन द एमीटर, इसके अंदर फिर से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद है ना, ठीक है। तो ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लीव्स द एमीटर थ्रू टर्मिनल E, ठीक है, एंड एंटर्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। चलो जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होगा और होल वापस उधर चलने लगेगा, और ये प्रोसेस चलेगा, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते रहेंगे, वो निकलता रहेगा, उधर जाके ये फ्यूज होता रहेगा, ये यहाँ भी थोड़े बहुत फ्यूज होते रहेंगे, 2% कुछ। द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय दिस लीव्स द एमीटर थ्रू टर्मिनल E एंड एंटर्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी VEB एंड द कैविटी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द बेस, दस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन कलेक्टर एमीटर करंट, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बचा, अभी थोड़ा सा और था कुछ। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल B इज कॉल्ड बेस करंट, ये रहा, यहां से इसको बेस करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एमीटर करंट, और इसको बोलते हैं कलेक्टर करंट, ठीक है। बेस करंट एंड द करंट गोइंग आउट द कलेक्टर टर्मिनल C इज कॉल्ड कलेक्टर करंट IC, बोथ दीज करंट टुगेदर एंटर द एमीटर टर्मिनल E। यहां से देखो, यहां से कलेक्टर करंट निकला एक, यहां से बेस करंट निकला, ये मिलके पूरा करंट जाता है एमीटर में, तो एमीटर क्या होता है, C प्लस B, यानी IC प्लस IB का टोटल होता है, ठीक है। तो बोथ करंट टुगेदर एंटर्स द एमीटर टर्मिनल E विच इज कॉल्ड एमीटर करंट IC, ठीक है। तो ऑब्वियसली IE इज इक्वल टू IB प्लस IC बनता है, ठीक है। ड्यू टू बेस बीइंग वेरी थिन द नंबर ऑफ होल, बेस का मतलब जो N टाइप बीच में लगा हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन कंबाइन इन इट इज वेरी लेस, ठीक है।
दस ऑलमोस्ट ऑल द होल्स विच एंटर द बेस फ्रॉम द एमीटर रीचेस द कलेक्टर, यानी 98% बोला था ना पार हो जाते हैं। हेंस द कलेक्टर IC इज स्लाइटली लेस देन द एमीटर करंट, यानी IC ये वाला C थोड़ा सा एमीटर करंट से कम रह जाता है, क्योंकि यहाँ से भी फ्यूज हो रहा है ना कुछ, ठीक है। चलो जी, तो इसमें आपको ये कहानी लिखनी है बस, और क्या रटना है, ये तो आपको रटना नहीं वैसे समझने का ये है, ठीक है ना, पर एग्जाम टाइम पर तो आपको देखकर ऐसे ही जाना पड़ेगा। चलो PNP ट्रांजिस्टर में ये लिखोगे। अब आता है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर देखो ये रहा, NPN ट्रांजिस्टर में होगा क्या, P बीच में है, N इधर है, N इधर है। इसमें क्या किया हमने, देखो IE यहाँ है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, इसको बेस ही बनाना है सेंटर वाले को, ठीक है। एमीटर है, देखो इसका निगेटिव पोटेंशियल लगाया हमने, निगेटिव से यानी कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस। इधर देखो पॉजिटिव निगेटिव से यानी रिवर्स बायस। अब भी इधर वाला रिवर्स है, इधर वाला वेट, इसको डार्क कर लेना थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलो जी, तो देखो, तो यानी ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, सेम चल रहा है सब कुछ, ठीक है। बस पढ़ते जाओ। देखो क्या फिगर शोज द कॉमन बेस सर्किट ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर, बोथ N रीजन कंटेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाइल द थिन P रीजन P बिटवीन कंटेन्स मोबाइल पॉजिटिव होल्स, यानी ठीक उसका उल्टा कर दो, ठीक है। द एमीटर NP जंक्शन ऑन द लेफ्ट इज अ गिवन स्लाइट फॉरवर्ड पोटेंशियल बाय द बैटरी VEB, while the बेस कलेक्टर PN जंक्शन ऑन द राइट इज गिवन लार्ज रिवर्स पोटेंशियल बाय बैटरी VCB, ठीक है। चलो जी, आगे देखो, बीइंग फॉरवर्ड बायस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एमीटर रीजन N रीजन मूव टुवर्ड्स द बेस, while द पॉजिटिव होल्स फ्रॉम द बेस P रीजन मूव टुवर्ड्स द एमीटर, ठीक उसका उल्टा ये जो अभी बताया। बेस क्या है, वेरी थिन है, तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग क्रॉस कर जाएंगे, वहां पर होल क्रॉस कर रहे थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ देखो, ये निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो पी में जाएगा, ज्यादातर पार कर जाएंगे, कुछ इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, होल्स इधर से पास होंगे। ऐसे ही यहाँ से ये C, ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, होल को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। और बॉन्ड टूटते रहेंगे जैसे उधर टूट रहे थे। द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इट क्रॉस इट एंड द रीच द कलेक्टर, ओनली ए फ्यू इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द होल्स प्रेजेंट इन द बेस। As soon as an electron combine with a cavity, an electron leave the negative terminal of the battery, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा कैविटी के साथ, कैविटी क्या, होल की बात कर रहे हैं, ठीक है, होल के साथ, इलेक्ट्रॉन लीव द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एंटर्स द एमीटर थ्रू टर्मिनल E। एट द सेम मोमेंट ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन द बेस द अच्छा, जैसे ही ब्रेक होगा मतलब फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद बेस में एक क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ बाय दिस द एंटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB एंड कंपनसेट फॉर द होल लॉस ड्यू टू द कॉम्बिनेशन दस करंट फ्लो इन द बेस एमीटर करंट। सारी कहानी है, थ्योरी में भी बताई हुई है आपको ऐसे ही लिखा है, मतलब यहाँ अगर डिटेल में समझाना लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो थ्योरी की तरह तो नहीं समझाई जा सकता यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी इसी का पार्ट है अभी, क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन विच एंटर्स द कलेक्टर विच इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है, हेल्प द इलेक्ट्रॉन टू मूव रीच टर्मिनल, ये 8 नहीं है, एक मिनट देखो, द इलेक्ट्रॉन विच एंटर द कलेक्टर, कहाँ है कलेक्टर, ये रहा, कलेक्टर में एंटर किया, विच इज रिवर्स बायस एंड हेल्प द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव रीच टर्मिनल, इसको हटाओ, किस टर्मिनल पे, यहाँ ई पे पहुंचने की बात कर रही है, 8 नहीं है, ई है, ठीक है, यानी यहाँ एंटर करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर कोई तो मूव करेगा। एज सुन एज एन इलेक्ट्रॉन लीव C यानी कलेक्टर एंड एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCB, VCB कहाँ, ये वाले की बात कर रहा है VCB, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा, कौन पहुंच रहा है, होल पहुंचेगा ना वहां तो, ठीक है। हेल्प एज सुन एज इलेक्ट्रॉन लीव C एंड एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCB, द इलेक्ट्रॉन लीव्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB एंटर्स द एमीटर, दस करंट फ्लोज इन कलेक्टर एमीटर करंट सर्किट, ठीक है। ये आपको एज इट इज याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या था, अब इसमें देखो, इसमें भी यही होता है, एमीटर करंट क्या होता है, B प्लस C के इक्वल होता है, क्या है, ये रहा ना, एमीटर कलेक्टर करंट इसमें जा रहा है, बेस करंट इसमें जा रहा है और एमीटर करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। तो वेट उल्टा हो गया क्या, ये कुछ IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होना चाहिए ना, IB प्लस IC, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है ये, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर इन साइड ए NPN एज वेल एज द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। अब देखो, द वीक करंट एंटरिंग द बेस टर्मिनल B इज बेस करंट IB एंड द लार्ज करंट एंटरिंग द कलेक्टर C इज कलेक्टर करंट IC, बोथ दीज करंट टुगेदर लीव द एमीटर टर्मिनल। अब ये देखो, यहां से करंट आ रहा था, यहां से दो करंट बन के जा रहा है, IB जा रहा है, इसी से करंट जा रहा है IC, यानी ये और ये मिलके ये करंट बना रहे थे, ठीक है। चलो, तो हमारा बन गया IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। बस आगे क्या था, कंपैरिजन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है।
चलो तो बस ये पेपर भी ख़त्म। और ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो मत करना, ठीक है, भूल के भी मत करना, वरना बिना बात नंबर गंवाने पड़ जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन है आसान आसान, वो ज़्यादा सही है, वो करना, ऐसा क्वेश्चन मत उठाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो 2024 का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका, अब 23 बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं, पढ़ना अच्छे से।